सबसे ज्ञानी पुत्र। कहानी का शीर्षक है सबसे ज्ञानी पुत्र। किसी गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसके 4 पुत्र थे, अशोक, चंद्र, मनीष और वरुण। वे सभी ज्ञानी थे। उसे अपने पुत्रों पर बहुत गर्व था, परंतु वह यह नहीं जान पा रहा था कि सबसे ज्ञानी पुत्र कौन सा है। उसने अपने पुत्रों की कई परीक्षाएं ली, लेकिन सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तय न कर पाने पर वह उन्हें राजा के पास लेकर जाने का निश्चय किया, जहां उसे सच्चाई का पता चल सके। एक दिन प्रातःकाल उस व्यक्ति ने अपने योजना अपने पुत्रों को बताई और उन्हें लेकर राजा के महल की ओर चल दिया। उस समय यात्राएं पैदल की जाती थी। जंगल से गुजरते समय अशोक बोला, यहाँ से एक औरत गुजरी है। सच कहा, परंतु वह औरत विवाहित थी। चंद्र ने कहा, सही कहा, पर वह अपने घर से भागी थी। मनीष ने कहा, पर तुम सभी यह ध्यान देना भूल गए कि उसकी गोद में एक बच्चा भी था। वरुण ने कहा, ठीक है ना। संयोगवश जहाँ वे लोग खड़े थे उसी पेड़ के पीछे से एक आदमी निकल कर और बोला, ऐसा लगता है तुम लोगों ने मेरी पत्नी को छुपा कर रखा है। बताओ तुमने उसे कहाँ रखा है। अमीर आदमी और उसके पुत्र उसके इस दोषारोपण से चौंक गए और उसे समझाने का प्रयास करने लगे कि उनका उसकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं, परंतु वह आदमी जो उसका पति था वह अड़ा रहा और उनको धमकी देने लगा। अंत में उन्होंने न्याय के लिए न्यायालय जाने का निर्णय किया। अब अमीर आदमी और उसके पुत्रों के साथ वह आदमी भी उनके साथ चल दिया जिसकी पत्नी खो गई थी। आगे चलकर चंद्र बोला, कुछ समय पहले यहाँ से एक ऊँट गुजरा है। हाँ, पर वह नर नहीं मादा थी। मनीष बोला, तुम ठीक कहते हो, पर उस पर कोई सवार नहीं था। वरुण ने अपने विचार व्यक्त किए, परंतु तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि वह मादा ऊँट बाई आँख से अंधी थी। अशोक बोला, ऊँट का मालिक उसी पेड़ पर बैठा था जिसके नीचे वे लोग बात कर रहे थे, अतः वह पेड़ से उतरा और उन पर ऊँट चुराने का आरोप लगाने लगा। एक लंबी बहस के बाद वह भी उनके साथ राजा के दरबार की ओर चल दिया। राजा ने सबसे अमीर आदमी की बातों को ध्यान से सुना, जो अपने पुत्रों में सबसे ज्ञानी पुत्र को खोजना चाहता था। तय न कर पाने पर राजा ने उस आदमी को बुलाया जिसकी पत्नी खो गई थी और उससे पूछा, तुम्हारे दोष का क्या आधार है। हुजूर, ये लोग मेरी पत्नी के विषय में जो बातें कर रहे थे वह सभी सत्य है। इन लोगों ने कहा कि वह एक विवाहिता थी और अपने बच्चे को लेकर भागी थी। अनजान व्यक्ति को इस विषय में कैसे पता चल सकता है। जब तक वे मेरी पत्नी को देखे अथवा चुराए नहीं। पति ने अपने विचार राजा के सामने रखा। राजा ने चारों पुत्रों से उनके बोलने का कारण पूछा। जमीन पर मुलायम पद चिन्ह थे। स्त्री के पद चिन्ह पुरुष से मुलायम होते हैं, अतः मैंने अपने विचार दिए। अशोक बोला, मैंने दूसरी उंगली में पहने हुए बिछुए का निशान देखा, जिससे मैंने उसके विवाहिता होने का पता लगाया। चंद्र ने कहा, कुछ ऐसे चिन्ह थे जिनसे साबित होता था कि महिला पीछे मुड़कर देख रही थी। संभवतः वह किसी के पीछा करने के भय से पीछे मुड़कर देख रही होगी, अतः मैंने निर्णय लिया कि वह अपने पति से बचकर भागी है। मनीष ने कहा, और उसकी बाईं गोद में बालक था, क्योंकि बाएं पैर का चिन्ह दाएं पैर से अधिक गहरा था। वरुण ने उत्तर दिया। राजा उनकी टीका टिप्पणी से प्रभावित हुआ और उसने पति की शिकायत को रद्द किया। अब उसने ऊँट के स्वामी को बुलाया। उनकी बातें सुनकर उसने उन पर मादा ऊँट की चोरी का दोषारोपण किया। राजा ने उन्हें सफाई देने का मौका दिया। चंद्र बोला, मैंने ऊँट के पद चिन्ह पहचाने थे। मादा ऊँट अपने पिछले पैर एक साथ चला रही थी, जिससे मैंने कहा कि वह एक मादा ऊँट है। मनीष ने कहा, ऊँट एक छोटे पेड़ से के नीचे से निकला था, जिससे मैंने घोषणा की कि मादा ऊँट का पर कोई सवार नहीं था। वरुण बोला, ऊँट ने केवल दाईं ओर की पत्तियां खाई, इस कारण मैंने कहा कि मादा ऊँट बाईं आंख से अंधी थी। अशोक ने बताया। राजा उन 4 बुद्धिमान नौजवानों को देखकर प्रसन्न हुआ। उसने अगली शिकायत को भी रद्द कर दिया, परंतु वह यह निर्णय नहीं ले पाया कि किसको सबसे अधिक बुद्धिमान घोषित करें। उसने दरबार की कार्रवाई बंद कर दी और 3 दिनों में फैसला देने का निर्णय लिया। राजा अपने महल लौट गया। अपने जीवन में उसका यह प्रथम मुकदमा था जिसका उसने तत्काल फैसला नहीं किया था, इसलिए वह उदास था। राजकुमारी ने उसके उदासी का कारण पूछा। कारण समझकर उसने इस समस्या को सुलझाने का निश्चय किया। उसने सभी भाइयों को बुलाकर महल में रहने के लिए कहा। चारों भाइयों को अतिथि कक्ष में साधारण भोजन और सामान्य बिस्तर दिए गए। राजकुमारी उन लोगों की बातों को खिड़की से सुन रही थी। चारों भाई सोने से पूर्व आपस में बातचीत कर रहे थे। मनीष ने कहा, खीर का स्वाद प्राप्त किए हुए बहुत दिन हो गए थे।
भोजन में खीर खाने में बहुत आनंद आया। ठीक है ना, भोजन में खीर खाने में बहुत आनंद आया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे निम्न स्तरीय बिस्तर पर सोना पड़ेगा। हमें आराम करने के लिए मुलायम रेशमी बिस्तर चाहिए थे जिन पर हमारे थके अंग को पुनः शक्ति मिल सके। वरुण ने कहा, अस्तबल घोड़ों से अवश्य भरे होंगे, उनमें से एक पर सवारी करना कितना आनंददायक होगा। अशोक ने कहा, मुझे राजकुमारी के साथ शतरंज खेलने की इच्छा है। चंद्र ने कहा। इन बातों को सुनकर राजकुमारी के मन में इन सभी की बुद्धिमत्ता की जांच करने का उपाय मन में आया। उसने बगल के कमरे में एक बहुत ही मुलायम बिस्तर सजवाया, लेकिन बिस्तर के नीचे घोड़े के एक बाल को रखकर वरुण को उस पर सोने के लिए आमंत्रित किया। अचानक वह बिस्तर से कूदा और बोला, यह बिस्तर पूर्णतः आरामदायक नहीं है, इसके नीचे एक कठोर वस्तु है जो हमारे पीठ में चुभ रही है। यह कहकर वह चिल्लाते हुए अपने पहले वाले बिस्तर पर चला गया। राजकुमारी इससे बहुत व्याकुल हो गई कि साथ ही साथ उसकी प्रशंसा भी की। प्रातःकाल मनीष को स्वादिष्ट खीर खाने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने एक चम्मच खीर मुंह में रखी और उसे उगलने के लिए बाहर गया। मैं कभी भी यह आशा नहीं रख सकता था कि मुझे बकरी के दूध से निर्मित खीर खाने को मिलेगी। यह बात भी सही थी। अब राजकुमारी ने एक घोड़े पर जीन कसवाकर अशोक को सवारी करने के लिए कहा। वह घोड़े के पास आया, उसे थपथपाया, लेकिन यह कहते हुए मुड़ गया, मैं ग्वालियर के घर से लाए हुए घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। राजकुमारी ने घोड़े को लाने वाले व्यक्ति से इसके बारे में पूछा तो बातें सत्य निकली। इससे राजकुमारी को बहुत अचरज हुआ। चंद्र की जांच अभी शेष थी। उसने चंद्र को शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित किया। चंद्र अपने सीट पर बैठना नहीं चाहता था। वह खड़े रहकर विनम्रता से कहा, हे राजकुमारी, इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करेंगे। मैं वास्तविक राजकुमारी के साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ, आपके साथ नहीं। मैं एक राजा की पुत्री हूँ, इसलिए मैं ही वास्तविक राजकुमारी हूँ। राजकुमारी बोली। चंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मेरी दृष्टि में आप वास्तविक राजकुमारी नहीं है, कुलीनता आपके ऊपर नहीं झलक रही है। इस बात को सुनकर राजकुमारी को गहरा धक्का लगा, इसलिए उसने शीघ्र ही रानी माँ को बुलाया और इस बात की पुष्टि चाहिए। रानी माँ ने कहा, यह सत्य है, मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। राजा ने मेरी संतुष्टि के लिए उस बच्चे के स्थान पर तुझे रख दिया, लेकिन यह मत पूछो कि तुम्हारे माता पिता कौन है, क्योंकि तुम हमारी संतान हमेशा बनी रहोगी। राजकुमारी इन बातों को वर्षों से छुपाए रखने के लिए फपक फपक कर रोने लगी। वह अपने वास्तविक माता पिता से के बारे में जानने के लिए आग्रह करने लगी। अंततः रानी ने रहस्योद्घाटन कर दिया। तुम्हारे माता पिता बाढ़ में बह गए, उनकी खोज की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। राजकुमारी अपने माता पिता के लिए विलाप करने लगी, जबकि रानी माँ उसे सांत्वना दे रही थी। कुछ क्षण बाद जब वो शांत हुई तो न्यायालय पहुँचे। उसने बताया कि उन चारों भाइयों की किस प्रकार परीक्षा ली। अंत में वह बोली, इस बात में कोई दो मत नहीं कि चारों भाई ज्ञानी हैं, परंतु उनमें से चंद्र सबसे अधिक ज्ञानी है। वरुण ने पलंग पर लेट कर बताया कि उसके नीचे बाल है। मनीष ने खीर को चक्कर बताया कि बकरी के दूध से निर्मित है, बनी है। अशोक ने घोड़े को थपथपा कर उसकी जात बचाई, परंतु चंद्र मेरे पास आए बिना मुझे पहचान लिया। अतः मेरे अनुसार चंद्र ही सबसे अधिक ज्ञानी है। राजा और उसके दरबारी राजकुमारी की निर्णय क्षमता पर बहुत प्रसन्न हुए। उसने भाइयों को कीमती उपहार भी दिए, परंतु उसने सबसे अधिक चंद्र को प्रभावित किया था, इसलिए उसने चंद्र से राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखा। चंद्र और राजकुमारी का विवाह पूरे राजकीय ढंग से संपन्न हुआ। उसने राजा की मृत्यु के पश्चात राज संभाला और बुद्धिमानी से जीवन पर्यंत शासन किया। ठीक है ना। तो इसमें देखो, चारों पुत्रों में से सबसे अधिक बुद्धिमान चंद्र ही निकला। ठीक है। अब उस व्यक्ति को, जिनके वे पुत्र थे, उनको भी इस शंका का समाधान हो गया होगा कि मेरा सबसे बुद्धिमान पुत्र कौन है, तो चंद्र है। ठीक है ना। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई।